अमेरिका और ब्रिटेन के साथ दुनिया के कई देशों में ओमिक्रॉन संक्रमण को लेकर हालात गंभीर होते जा रहे हैं। संक्रमण की तेज रफ्तार के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला किया है। तो ब्रिटेन में भी क्रिसमस तक कोई भी सख्त पाबंदी नहीं लागू होगी। हालांकि जर्मनी ने नए साल की पार्टी में 10 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। इधर देश में भी ओमिक्रॉन तेजी के साथ फैल रहा है। महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे ज्यादा इस वेरिएंट से प्रभावित हैं। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट। अमेरिका में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला किया है। बाइडेन ने अमेरिका को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके हैं वो क्रिसमस का जश्न मना सकते हैं। बाइडेन ने कहा कि कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से वो स्कूल, कॉलेज या कोई भी बिजनेस बंद नहीं करेंगे। उन्होंने लोगों से बूस्टर डोज लगाने की भी अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ओमिक्रॉन का संक्रमण उनकी सोच से भी तेज फैल रहा है, लेकिन हमें डरने या अफवाहों के चक्कर में नहीं पड़ना है। 2020 के मुकाबले महामारी से लड़ने के लिए ज्यादा मजबूती से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में 60 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और जल्द से जल्द सभी बच्चों को टीका लगाना है। ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल ब्रिटेन में हालात गंभीर हो गए हैं। इसके बावजूद पीएम बोरिस जॉनसन क्रिसमस से पहले लॉकडाउन जैसी कोई नई पाबंदी नहीं लगाएंगे। जॉनसन ने कहा कि लोग क्रिसमस को लेकर अपनी योजना के मुताबिक आगे बढ़े, लेकिन हमें सख्त फैसलों के लिए तैयार रहना होगा। ब्रिटेन में करीब 50,000 ओमिक्रॉन केस मिल चुके हैं, जिसमें से 14 की मौत भी हो चुकी है। देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से पांव पसार रहा है। मंगलवार को महाराष्ट्र में 11 और जम्मू में ओमिक्रॉन के 3 नए मामले मिले। देश में 14 राज्यों में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 220 हो चुकी है। महाराष्ट्र में 65, दिल्ली में 54, तेलंगाना में 24, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18, केरल में 15, गुजरात में 14, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में 2-2 और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ में 1-1 केस अब तक मिल चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को आगाह किया है। केंद्र ने राज्यों को लिखी चिट्ठी में नाइट कर्फ्यू समेत रोकथाम के दूसरे उपाय करने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक संक्रामक है, इसलिए हालात के मुताबिक जल्द और सख्त फैसले लेने की जरूरत है। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक न्यू ईयर पार्टी और आयोजनों पर बैन लगा दिया है। ये लगातार दूसरा साल है जब कर्नाटक में किसी होटल, पब और रेस्टोरेंट में या किसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में निजी पार्टी में जश्न के लिए लोग जमा नहीं हो पाएंगे। कर्नाटक में अब तक 19 ओमिक्रॉन के केस मिल चुके हैं। दिल्ली में अब तक 54 ओमिक्रॉन संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से कल 17 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। एलएनजेपी अस्पताल में 34 ओमिक्रॉन मरीज भर्ती हैं। दिल्ली में कल कोरोना के भी 102 नए केस मिले हैं। उधर मुंबई में कल विदेश यात्रा से लौटे 8 लोग ओमिक्रॉन संक्रमित मिले। पवई में आईआईटी के हॉस्टल में 7 छात्र कोविड पॉजिटिव निकले हैं। मुंबई में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू की गई है। हरियाणा का गुरुग्राम 100% टीकाकरण करने वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। इस बीच वैक्सीन लेने वालों पर ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। ब्रिटेन के द लैंसेट जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविशील्ड नाम के ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 की वैक्सीन की 2 खुराक लेने वालों की 3 महीने बाद वायरस से सुरक्षित होने की क्षमता कम हो जाती है। दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप माने जाने वाले रॉयल कैरिबियन की सिम्फनी ऑफ द सी पर कोरोना विस्फोट हुआ है। सिम्फनी ऑफ द सी अमेरिकी कंपनी रॉयल कैरिबियन ग्रुप की क्रूज शिप है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के मियामी पहुंचे इस शिप पर एक यात्री के संक्रमित पाए जाने के बाद जब दूसरों का टेस्ट करवाया गया तो कुल 6000 यात्रियों में से 48 पॉजिटिव पाए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तर प्रदेश का तूफानी दौरा कब से शुरू होने वाला है? सोनभद्र में आज सीएम योगी क्या क्या ऐलान करेंगे और पंजाब में महिला वोटर्स को कैसे रिझाने में जुटे हैं सब नेता? देश में जारी राजनीतिक घमासान से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश का तूफानी दौरा करेंगे। शाह 24 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच 7 बार यूपी दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे की शुरुआत 24 दिसंबर को प्रयागराज से होगी। शाह इस दौरान 21 सभाएं और अयोध्या, गोरखपुर, बरेली में रोड शो करेंगे, जिसके जरिए 140 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोनभद्र के हाइडल मैदान पर बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम योगी सोनभद्र में 500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही आदिवासियों को वन अधिकार के तहत भूमि अधिकार देंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है।
प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से बाहुबली विधायक राजा भैया और उनकी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आने वाले कुछ दिनों में इस गठबंधन का ऐलान किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 10 सीटों पर राजा भैया की पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव में जा सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज शाम 5 बजे गोवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान वो गोवा की जनता से अपनी नीतियां बताएंगे। इससे पहले मंगलवार को उन्होंने पणजी में जनसभा को संबोधित कर गोवा की जनता से एक मौका देने की अपील की। केजरीवाल ने कहा कि अगर हम 5 साल में काम न करें तो हमें उखाड़ कर फेंक देना। गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को वास्को सीट से बीजेपी विधायक कार्लोस अल्मेडा ने गोवा विधानसभा के सदस्य और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। खबरों के मुताबिक अल्मेडा ने अपने इस कदम के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कुछ फैसलों को जिम्मेदार ठहराया है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के कई सांसद मंत्री बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो पंजाब के कई सांसद, कैबिनेट मंत्री, विधायक समेत कई मशहूर हस्तियां बीजेपी के संपर्क में हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले नेता महिलाओं को रिझाने में जुटे हैं और महिलाओं को सूट साड़ी बांटकर अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिश में हैं। इन योजनाओं की तैयारी त्योहारों और पर्वों को ध्यान में रखकर की जा रही है, जिससे महिलाओं के मन में नेताओं की अच्छी छवि बनी रहे और वोटिंग में उन्हें फायदा भी मिले। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने हाल ही में सीनियर मेडिकल अफसर के पद से इस्तीफा देकर जनता की सेवा करने का फैसला किया है। अगर सीएम चन्नी आदमपुर विधानसभा इलाके में आते हैं तो मनोहर सिंह चमकौर साहब से चुनाव मैदान में होंगे। इसके अलावा भी मनोहर किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने राष्ट्रीय दलों से पहले ही विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। यूकेडी ने पहली सूची के जरिए अपने 16 प्रत्याशियों का नाम फाइनल किया है। पार्टी अध्यक्ष काशी सिंह एरी के मुताबिक पार्टी सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पार्टी का चुनावी एजेंडा पलायन, बेरोजगारी, भू कानून जैसे मुद्दे हैं। एक दिन पहले क्यों स्थगित हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र? टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को क्यों निलंबित किया गया? और कल पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर काशी को क्या सौगात देने वाले हैं? देश की अहम खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र की बात। विपक्षी दलों के लगातार हंगामे की वजह से संसद का शीतकालीन सत्र एक दिन पहले आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो सकता है। लखीमपुर मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को लेकर कांग्रेस आज सदन में नोटिस देगी। मौजूदा शीतकालीन सत्र का पहले 23 दिसंबर तक चलने का कार्यक्रम था। यूपी चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां सरकार पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को लेकर निशाना साध रही हैं। एक ओर संसद में उनकी गैर मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार साइबर क्राइम की एक बैठक में अजय मिश्र नजर आए। इसे लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल से पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों को विकास की सौगात देंगे। कल काशी दौरे के दौरान पीएम वाराणसी के पिंडरा के करखियाओं में अमूल प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पीएम दलित वोटों को साधने के लिए रविदास मंदिर का दौरा करेंगे। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन को आपत्तिजनक व्यवहार के लिए बाकी बचे शीतकालीन सत्र की पूरी कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। मंगलवार को उन पर चुनाव सुधार विधेयक पर बहस के दौरान सभापति की ओर रूल बुक फेंकने पर कार्रवाई की गई। टीएमसी सांसद ने इसे लेकर बीजेपी पर सारे नियम तोड़ने का आरोप लगाया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड का दौरा करेंगे। राहुल कैथापायल के लीसा कॉलेज में तिरुवंबाडी मुस्लिम लीग कमेटी केसी मोइनकुट्टी स्मारक का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा राहुल कल कोझिकोड में 3 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने केरल दौरे के लिए मंगलवार को कोच्चि पहुंचे। एयरपोर्ट पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सहित कई विशिष्ट लोगों, नेवी और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के ऑपरेशनल प्रदर्शन को देखेंगे। इसके अलावा वो राज्य के कई हिस्सों का दौरा भी करेंगे। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र मुंबई में शुरू होगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र नागपुर के बजाय मुंबई में आयोजित करने का फैसला लिया। पंजाब में अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हो गए हैं, मगर उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। मोहाली के थाने में ड्रग्स केस को लेकर मजीठिया के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज है। मजीठिया की गिरफ्तारी के जरिए कांग्रेस सरकार एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश में है। 24 दिसंबर को रिलीज होने वाली फिल्म 83 को दिल्ली सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है। कपिल देव और 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जीत पर बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने मुख्य भूमिका निभाई है। रिलायंस एंटरटेनमेंट ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का शुक्रिया अदा किया है।
पश्चिम बंगाल के हल्दिया में इंडियन ऑयल के कैंपस में आग, 3 की मौत, 43 लोग घायल। ठंड और बर्फबारी से कहां हो रही है परेशानी, और मध्य प्रदेश के एक शख्स ने कैसे किए अपने स्मार्टफोन का स्वागत। राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कैंपस में मॉक ड्रिल के बाद भीषण आग लग गई। मॉक ड्रिल के बाद एक प्लांट में शटडाउन का काम चल रहा था और तभी ड्रिलिंग के दौरान विस्फोट से आग लग गई। आग में करीब 3 दर्जन लोग झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आईओसी ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। कश्मीर घाटी में सर्दियों में होने वाला और 40 दिन तक चलने वाला चिल्लई कला उत्सव शुरू हो गया है। ये फेस्टिवल सर्दियों के इस भीषण समय में कश्मीर के कल्चर को बचाने के लिए मनाया जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 दिसंबर से मैदानी इलाकों में बारिशों के साथ कुछ इंच बर्फबारी की भी आशंका है। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग बर्फबारी की वजह से सैलानियों से पूरा भर गया है। गुलमर्ग में पर्यटक दुनिया के सबसे बड़े रोपवे का मजा ले रहे हैं। गुलमर्ग के कांगदोरी और अफरवत में टूरिस्ट स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ पर्यटक गुलमर्ग की खूबसूरत घाटियों को निहारते भी नजर आए। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देर रात ठंड से बचने के लिए लोग दिल्ली की सड़कों पर अलाव जलाकर लोग हाथ सेकते नजर आए। एम्स के पास बने रैन बसेरे में भी लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है। कोरोना को देखते हुए रैन बसेरे में सैनिटाइजर समेत हर चीज का खास ख्याल रखा जा रहा है। ठंड बढ़ते ही लखनऊ के चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए जू प्रशासन ने काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं। सांपों के बाड़े में हीटर, कंबल और पराली के इंतजाम किए गए हैं। जू प्रशासन जानवरों को ठंड से बचाने के लिए पौष्टिक भोजन भी दे रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से एक नई यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा को मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा का नाम दिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि यात्रा के जरिए नीतीश पार्टी की खोई जमीन तलाशने की कोशिश करेंगे। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बाद जेडीयू के नेता पार्टी को मजबूत करने में पूरा जोर लगा रहे हैं। यूपी के अमरोहा में 12वीं की एक दलित छात्रा का उसके ही घर से तमंचे की नोक पर अगवा करने का मामला सामने आया है। अगवा करने का आरोप एक विशेष समुदाय के युवक पर लगा है। पुलिस केस दर्ज कर अपहरण की गई युवती की तलाश में जुटी है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने और लड़की के बरामद न होने से गुस्साकर गांव से पलायन करने की धमकी दी है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर मंगलवार को कस्टम डिपार्टमेंट ने दुबई से आने वाली युगांडा नेशनल महिला को इंटरसेप्ट कर ड्रग्स के साथ पकड़ा। तलाशी के दौरान महिला के बैग से 2020 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 14 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मुरारी चाय वाले ने एक नया हाईटेक मोबाइल फोन खरीदा। मोबाइल खरीदकर मुरारी इतना खुश हुआ कि उसने जिस दुकान से मोबाइल खरीदा था वहां से लेकर अपने घर तक वो ढोल बाजे, बग्घी और आतिशबाजी के साथ नाचते गाते पहुंचा। मुरारी के मुताबिक ऐसा कर उसने अपनी बेटी से किया वादा पूरा किया है। देश में टोल वसूली के नए नियम होंगे कितने सख्त। डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग पर संसद में सरकार ने क्या जवाब दिया, और इंपोर्ट ड्यूटी घटने से खाद्य तेल की कीमतों में आएगी कितनी गिरावट। बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए मनी 9। सरकार देश में टोल नाके हटाने की योजना पर काम कर रही है। नई व्यवस्था के तहत चलती गाड़ी से ही टोल वसूला जाएगा। ऐसे में टोल नियम तोड़ने पर चालान काटा जाएगा। अगर किसी वाहन का बार बार चालान कटता है तो उसकी आरसी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले ये व्यवस्था दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लागू होगी। महंगे पेट्रोल डीजल से अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। जीएसटी परिषद ने पेट्रोलियम उत्पादों को नई टैक्स व्यवस्था में शामिल करने की अभी तक सिफारिश नहीं की है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने कई बार पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन राज्य अभी तक इस पर सहमत नहीं है। खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सरकार ने खाना पकाने के तेल पर 12.5% तक इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला लिया है। सरकार ने खाने के तेल की सप्लाई बढ़ाने के मकसद से रिफाइंड पाम तेल पर मूल सीमा शुल्क को 17.5% से घटाकर 12.5% कर दिया है, जिससे खाने के तेल के दामों में कमी लाई जा सके। कच्चे तेल के घरेलू उत्पाद में गिरावट जारी है। चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों के दौरान भारत में कच्चे तेल का उत्पादन 2.74% गिरकर 198.6 करोड़ टन रह गया। नवंबर के दौरान देश का घरेलू कच्चा तेल उत्पादन 2% से अधिक गिरा है। सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन की वजह से उत्पादन में गिरावट देखने को मिली है। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट 20% छूट दे रही है। कंपनी ने इस नई स्कीम की घोषणा की है। फुल वैक्सीनेटेड लोगों को ये छूट मिलेगी। कंपनी के इस ऑफर से हवाई सफर करने वाले ग्राहकों को फायदा होगा।
यूपी में सरकारी कर्मचारियों को नए साल से पहले बड़ा तोहफा मिला है। दरअसल राज्य सरकार ने उनके डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 से 12% तक की बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारियों को ये लाभ जनवरी की सैलरी में जुड़कर मिलेगा। लोकसभा की मंजूरी के बाद राज्यसभा से भी चुनाव सुधार बिल पास हो गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का नियम बन जाएगा। हालांकि ये नियम स्वैच्छिक होगा, यानी किसी को अपना वोटर कार्ड आधार से जोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर आप कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो दिसंबर में कार लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। स्टॉक खत्म करने के लिए कार कंपनियां ग्राहकों को दिसंबर के लिए 1,30,000 तक का डिस्काउंट दे रही हैं। दिसंबर ऑफर में मारुति अपने कारों पर 45,000 रूपए, हुंडई 50,000 रूपए, टाटा 40,000 रूपए, महिंद्रा 65,000 रूपए और रेनो 1,30,000 तक डिस्काउंट ऑफर कर रही है। एप्पल भारत में सबसे ताजा बिकने वाले आईफोन का उत्पादन स्थानीय स्तर पर शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए कंपनी ने चेन्नई के फॉक्सकॉन प्लांट में फ्लैगशिप आईफोन 13 के उत्पादन का ट्रायल शुरू भी कर दिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी। बारामूला और पंपोर में आतंकियों के 5 मददगार गिरफ्तार। पाकिस्तान से फिर आई हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की तस्वीर और एलएसी पर चीन की नई साजिश की तस्वीर भी सैटेलाइट कैमरे में रिकॉर्ड हुई। दुश्मन देशों से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन पाक। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। मंगलवार को बारामूला में जहां लश्कर के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है, वहीं अवंतीपोरा के पंपोर में जैश के आतंकवादियों के मददगार नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। इस दौरान आतंकवादियों के 4 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से पुलिस को ग्रेनेड और पिस्टल भी मिले हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने अमरबाग इमाम साहिब इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सुरक्षा बलों को अपने सूत्रों से जानकारी मिली है कि यहां कुछ आतंकी छिपे हैं। रात में सुरक्षा बलों को कोई सफलता नहीं मिली है। पिछले कुछ दिनों से आतंकियों की सफाई के लिए सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों पर इमरान राज में अत्याचार की झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये वीडियो शेयर किया है। सिंध प्रांत के बताए जा रहे इस वीडियो में कुछ पुरुष एक हिंदू महिला को घसीटते हुए अगवा कर ले जा रहे हैं। सिरसा ने एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए 14 साल के हिंदू लड़के अविनाश कोहली को उसके घर से बंदूक की नोक पर अगवा किया गया। एलओसी पर पाकिस्तान के अवैध निर्माण की साजिश का खुलासा होने के बाद भारतीय सेना ने गंभीर परिणाम की चेतावनी दी है। पाक आर्मी 500 मीटर के दायरे में सड़क बना रहा है और जल्दी से जल्दी इस कार्य को बंद कीजिए, नहीं तो हमें दूसरे तरीके से बंद करवाना आता है। पाकिस्तान ने अपनी सतह से सतह पर मार करने वाली बाबर क्रूज मिसाइल 1B का मंगलवार को सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल 900 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेज सकती है, जो इसी मॉडल की पहले की मिसाइल की तुलना में दोगुनी दूरी है। हालांकि भारत के निर्भय मिसाइल के मुकाबले ये काफी कमजोर है। पाकिस्तान का दावा है कि ये मिसाइल उसकी सैन्य ताकत को और मजबूत करेगा। विवाद और टकराव के बीच चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एलएसी पर आमतौर पर हालात स्थिर हैं। चीन ने कहा है कि दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के बाद सीमा पर हालात को सामान्य करने के लिए राजनयिक और सैन्य माध्यमों के जरिए संवाद और संचार बनाए हुए हैं। इससे पहले चीनी विदेश मंत्री ने कहा था कि एलएसी पर टकराव को दोनों देशों ने प्रभावी तरीके से कंट्रोल किया है। चीन एक तरफ एलएसी पर हालात को स्थिर बता रहा है, दूसरी तरफ नई साजिशों में जुटा है। लद्दाख के पेंगोंग झील पर भारत संग समझौते के बावजूद चीन ने उसके सटे इलाकों में पक्का निर्माण कर लिया है। चीन ने वहां हेलीपैड भी तैयार किया है। ये खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के पत्रकार जैक रिच ने ये तस्वीरें पोस्ट की हैं। इसमें चीनी बोट और अस्थायी बंकर दिखाई दे रहे हैं। चीन और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि हम अमेरिका के साथ सीधे टकराव से डरने वाले नहीं हैं। हम आखिर तक लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर दोनों पक्ष बराबरी का नजरिया रखेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। चीन ने कहा कि अमेरिका की गलत रणनीतिक फैसले की वजह से दोनों देशों के संबंध खराब हुए हैं। नेपाल के जरिए भारतीय सीमा तक पहुंचने की साजिश कर रहे चीन को बड़ा झटका लगा है। एशियाई विकास बैंक ने नेपाल में अपना प्रोजेक्ट चला रही चीन की 3 टॉप कंपनियों को धोखाधड़ी के आरोप में ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साथ ही एडीबी ने इन चीनी कंपनियों पर नेपाल के एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने पर रोक लगा दिया है। इस बीच भारत ने भी बड़ा दांव चलते हुए रक्सौल से काठमांडू तक ट्रेन सेवा चलाने के अपने प्रयास